दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है मेरठ, और इसी मेरठ में एक थाना लगता है ब्रह्मपुत्र थाना, और इसी ब्रह्मपुत्री थाना के अंतर्गत एक कॉलोनी लगती है इंदिरा नगर कॉलोनी। इस कहानी की शुरुआत होती है प्लास्टिक के ड्रम से। आमतौर पर लोग घरों में पानी रखने के लिए ड्रम का इस्तेमाल करते हैं। ड्रम को पहले एक घर से निकाला गया, फिर इसके बाद इसको एक टेम्पो में डाला गया। टेम्पो से ड्रम को सरकारी मुर्दाघर ले जाया गया। ड्रम बहुत ज़्यादा भारी होने की वजह से न टूट रहा था और ना ही खुल रहा था। पुलिस वालों ने मजबूरी में मैकेनिक को बुलवाया। फिर ग्राइंडर मशीन की मदद से आखिरकार सरकारी मुर्दाघर के एक कंपाउंडर के अंदर इस ड्रम को काटा गया। जब ड्रम काटा गया तो अंदर सीमेंट जमा हुआ था। फिर उन सीमेंट के टुकड़ों को तोड़ा गया। जब उसको तोड़ा गया तो फिर 3 टुकड़ों में सौरभ नाम का एक नौजवान, जिसकी उम्र 29 साल थी, वो उसी ड्रम से 3 टुकड़ों में बाहर आता है। अभी तक कुकर में, फ्रिज में तमाम लाशों की आपने कहानी सुनी होगी, अलग अलग तरीके की। ये ड्रम वाली कहानी है। इस कहानी के पीछे की साजिश और इस कहानी में एक अंधविश्वासी के एंट्री से इस कहानी को अजब गजब बना देती है। कहानी की शुरुआत होती है 2016 से। सौरभ नाम का एक शख्स मेरठ में रहा करता था। 2016 में एक दिन मेरठ में उसकी मुलाकात मुस्कान नाम की एक लड़की से हुई। मुस्कान को देखते ही उसको प्यार हो गया। फिर मुस्कान की उससे दोस्ती हुई। मुस्कान ने उसकी प्रोफाइल देख मुस्कान को भी प्यार हो गया। अब दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सौरभ के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मुस्कान और सौरभ बहुत आगे निकल चुके थे। उन दोनों ने घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी करने का फ़ैसला किया और 2016 में शादी कर ली। शादी के कुछ वक्त के बाद सौरभ वापस लंदन चला गया, क्योंकि वो मर्चेंट नेवी में पोस्टेड था। वो फिर कुछ दिन लंदन में रहा, फिर वापस आ गया। लेकिन बाद में पता चला कि वह नेवी मर्चेंट में नहीं, बल्कि लंदन में कुछ और काम करता है। खैर, यह सिलसिला 2016 से 2019 आ गया। 3 साल हो गए थे इन दोनों की शादी को। इस दौरान में एक बेटी हुई। इस शादी की वजह से सौरभ के घर वालों ने सौरभ से रिश्ता तोड़ दिया था। जब बेटी हुई तो थोड़ा सा घर वालों का रिश्ता जुड़ना शुरू हुआ, लेकिन अब घर वालों से अलग था। तो वो एक किराए के मकान में रहता था। मेरठ में वही मकान है जहाँ से ये ड्रम निकलता है। फिर कुछ दिन बाद सौरभ वापस चला गया। उसका आना जाना ज़्यादातर साल के करीब 9-10 महीने वह बाहर रहता, 2-3 महीने मेरठ में रहता। 2019 में बेटी होने के बाद फिर 2021 में वह विदेश चला गया। इधर फिर कोरोना आ गया। कोरोना में वापस आया, फिर जाना हुआ। लेकिन इसी दौरान में ये हुआ कि ज़्यादातर सौरभ बाहर रहता। किराए के घर में मुस्कान अकेली रहती है। उसकी बेटी थी। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। उसको एक प्ले स्कूल में डाल दिया। प्ले स्कूल जाना लाना ये मुस्कान का काम था। ऐसे ही आने जाने के दौरान एक रोज़ अब मुस्कान की मुलाकात एक लड़के से होती है। उस लड़के का नाम साहिल शुक्ला था। दोनों में बातचीत होती है। साहिल भी उसी के घर के पास रहता था। धीरे धीरे दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदलती है, क्योंकि मुस्कान का पति ज़्यादातर बाहर रहता था, तो घर में कोई आता जाता नहीं था। वो किराए के घर पर अकेली रहती थी। तो अब दोनों खुलकर घर में मिलने लगे। 1-2 बार उनके घर के अंदर ड्रिंक करते हुए भी मकान मालिक ने देख लिया। मकान मालिक को बड़ा अजीब लगा, जो अक्सर घर में आता जाता देर तक रुकता है। इसी दौरान में 2021 में सौरभ लौट आता है। सौरभ से मकान मालिक सब बता देता है कि तुम्हारी गैर हाजिरी में एक लड़का आता है, और मैंने देखा तुम्हारी बीबी उसके साथ शराब भी पीती रहती थी। तो सौरभ जब अपनी बीबी के मोबाइल को उठाता है, उसमें चैट देखता है, उसके चैट पढ़ता है, तो समझ जाता है साहिल और मुस्कान दोनों के रिश्ते क्या है। वो अपनी बीवी को समझाता है, बीवी मानती नहीं है। दोनों में झगड़ा होता है। फिर झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि मुस्कान से तलाक लेने का फ़ैसला कर लेता है। और इन सारी चीज़ों को करते करते 2023 आ जाता है।
2023 में वापस लंदन चला जाता है। अब इस बार लंदन गया तो पूरे 2 साल के लिए गया। 2 साल तक लौटा नहीं। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। अब हुआ ये कि साहिल की माँ नहीं थी और साहिल थोड़ा अंधविश्वासी टाइप का था। इसके घर में वह सारी चीज़ें थी जो एक अंधविश्वास की तरफ इशारा करती है। साहिल की माँ की मौत हो चुकी थी, लेकिन साहिल ने एक नंबर दे रखा था मोबाइल पर और उसमें एक अकाउंट खोल रखा था और वह अकाउंट उसने अपनी माँ के नाम पर कर रखा था और उसी अकाउंट से वह स्नैपचैट करता है अपनी माँ से। उसे लगता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। धीरे धीरे जब नज़दीक आई मुस्कान को ये बात पता चली। मुस्कान साहिल को पसंद भी करती थी। मुस्कान ने एक खेल खेला। उसने अपने भाई के नंबर पर एक सिम लिया। उसने एक अकाउंट खोला स्नैपचैट का और उसने स्नैपचैट के ज़रिए वो साहिल के अकाउंट पर मैसेज करने लगी। जो साहिल को लगता था कि उसकी माँ का अकाउंट है और उसी अकाउंट में अपनी तरफ से मुस्कान यह कहती है खुद के बारे में साहिल से कि वह लड़की मुस्कान बहुत अच्छी है, तुम्हारी ज़िंदगी में तुमको बहुत खुश रखेगी, उसका ख्याल रखना, उसको कभी छोड़ना मत, धोखा मत देना। अब ये सारे चैट पढ़कर उधर क्योंकि वो अंधविश्वास का मारा साहिल उसे लगता है कि माँ मुझसे बात कर रही है। मुस्कान के बारे में ये सारी बातें सुनकर माँ की तरफ से उसकी मुस्कान से और भी ज़्यादा प्यार हो गया। अब उसके दिल में आया कि मुस्कान से शादी करेंगे और किसी से नहीं। इधर लड़कर साहिल की वजह से सौरभ लंदन जा चुका था। स्नैपचैट ने उसको और करीब कर दिया था। धीरे धीरे अब नज़दीकियाँ बढ़ती गई और अब आलम ये हो गया कि साहिल बर्दाश्त ही नहीं कर रहा था कि वो मुस्कान से अलग रहे और वह सौरभ की पत्नी बनकर रहे। एक दिन उसने कहा कि तुम सौरभ को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी करो। फिर उसने कहा कि डिवोर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि डिवोर्स दे देंगे तब भी वह आसपास ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, उसने कहा सौरभ को वध कर दो। यानी अब इधर कहानी यूँ आगे बढ़ रही थी कि मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी साहिल के पास और करीब आकर अब उसने साहिल की बातों में आकर तय कर लिया कि सौरभ को रास्ते से हटा देते हैं और इसका कत्ल करेंगे। कत्ल करने के बाद में अब साहिल इस बात पर खुश था कि मुस्कान उसकी होगी, दोनों शादी कर लेंगे। अब दोनों ने प्लानिंग करनी शुरू की। यहाँ से कहानी देखिएगा कि अभी कत्ल हुआ नहीं साहिल और अभी मुस्कान को पता नहीं है कि सौरभ कब आएगा इंडिया, लेकिन प्लानिंग शुरू हो गई कि अच्छा ये कैसे करेंगे। तो अलग अलग तरीके उन्होंने गूगल में सर्च करना शुरू कर दिया। फिर ये हुआ कि नहीं, बेहोशी की दवा दे देंगे और उसके बाद में उसे चाकू से मार डालेंगे। बेहोशी की दवा कौन सी होगी, उसे गूगल में सर्च किया। फिर ये हुआ कि चाकू से मारेंगे तो चाकू तो बड़ा होना चाहिए। तो साहिल ने मुस्कान को भेजा, जाओ और 2 चाकू खरीदो बड़े बड़े। वो दुकान में गई 2 बड़े बड़े चाकू खरीदने। दुकानदार ने पूछा इतने बड़े चाकू क्यों चाहिए? उसने कहा हमारे वहाँ कभी कभी मुर्गा कटता है तो इसलिए चाहिए। 800 रुपये के 2 चाकू ले आई। अब यह हुआ कि चलो कत्ल तो हो जाएगा, लाश का क्या करेंगे? तो पहले दोनों ने प्लान बनाया कि लाश को कहीं दफना देंगे किसी सुनसान जगह पर। और वैसे भी सौरभ के घर वाले सौरभ से इतना करीबी तो रखते नहीं हैं। शादी की वजह से नाराज़ थे तो कोई पूछेगा भी नहीं और पता भी नहीं चलेगा लंदन में है कि यहाँ, तो कौन उसकी खबर लेगा। लाश को दफना देंगे, दुनिया को भनक भी नहीं लगेगी। अब ये था कि लाश को कैसे दफनाना है, कितने नीचे दफनाना है, क्या तरीका होता है, ये पता नहीं था। तो अब क्या करें? उन्होंने कहा कि चलो अपनी कुछ दोस्तों से पूछते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे ही गड्ढा खोद डाल दो। उसने कहा नहीं, अगर ज़्यादा गहराई में डालना हो। उन्होंने कहा कि इतनी गहराई में जाने की ज़रूरत क्या है। तब उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया कि अच्छा लाश को ढकने में क्या तरीका क्या होता है।
दोस्तों ने फ़ौरन भाप लिया। उन्होंने कहा, तू पागल है क्या, इस तरह की बातें कर रहा है। फिर यह डर गए कि कहीं दोस्त खुलासा न कर दें। इन्होंने लाश को दफनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और इसी के बाद एक नया आइडिया आया कि क्यों ना लाश के टुकड़े करके उसे एक ड्रम में लाश के टुकड़े डालेंगे और उसके बाद सीमेंट का घोल डाल देंगे, किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब सब कुछ तय हो चुका था। चाकू खरीद कर ले आए। अब सौरभ का इंतज़ार था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन होता है। तमाम लड़ाइयों के बावजूद सौरभ मुस्कान से प्यार करता था, तो अपनी बीवी के जन्मदिन पर लंदन से वह मेरठ आया और उसने मुस्कान को बताया कि मैं 24 फरवरी को पहुंच रहा हूं। 25 को जन्मदिन था, साथ मनाएंगे। मुस्कान ने यह बात सुनकर साहिल को बताया कि 24 फरवरी को वो आ रहा है। दोनों ने तय कर लिया कि ऐन मुस्कान के बर्थडे के दिन यानी 25 फरवरी को सौरभ को मार डालेंगे। प्लान यह हुआ कि बेहोशी की दवा सौरभ के शराब में मिलाएंगे, उसे पिलाएंगे और जब वो बेहोश हो जाएगा तो उसे चाकू से मार देंगे। दोनों तैयार थे। अब 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन मनाया जाता है। रात हुई। अब शराब में उसकी बेहोशी की दवा मिला दी गई, लेकिन सौरभ शराब पीने से इनकार कर देता है। कहता है, आज मैं शराब नहीं पीऊँगा। मुस्कान की सारी साजिश नाकाम हो जाती है, क्योंकि बेहोशी की दवा इस शराब में थी, जिस शराब को उसने पीने से मना कर दिया। ज़बरदस्ती पिला नहीं सकती थी, इसलिए ये पहली कोशिश नाकाम रही और सौरभ बच गया। अब जब सौरभ बच गया, अगले दिन फिर साहिल और मुस्कान मिलते हैं कि अब क्या करें, तो उन्होंने मौत की अगली तारीख चुनी, 3 मार्च। 3 मार्च इसलिए चुनी कि सौरभ और मुस्कान की बेटी का एग्ज़ाम था। 3 मार्च को लास्ट पेपर था, जहां वो भी स्कूल में, और पेपर के बाद मुस्कान अपनी बेटी को अपनी मां के पास भेजना चाहती थी, ताकि घर में सिर्फ पति पत्नी रहे और कोई ना हो। इसलिए 3 मार्च की तारीख चुनी गई। 3 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। अपनी बेटी को मुस्कान ने अपनी मां के घर छोड़ दिया, जो उसके घर से कुछ दूरी पर था। अब घर में सिर्फ सौरभ और मुस्कान थे। साहिल ने आइडिया दिया, मुस्कान ने उस पर काम करना शुरू किया। रात आई। अब ये हुआ कि रात आने के बाद अब कहीं इस बार भी शराब पीने से मना ना कर दे, तो मुस्कान ने एक खेल खेला। उसने सौरभ को सबसे पसंदीदा खाना बनाया और सौरभ को कोफ्ते बहुत पसंद थे। उसने कोफ्ते में बेहोशी की दवा मिला दी। रात करीब 9:30 बजे सौरभ ने खाना खाया, धीरे धीरे नींद में चला गया, बेहोश हो गया। 12 बजे के आसपास जब मुस्कान ने साहिल को फ़ोन किया और कहा कि वो बेहोश हो गया है, घर आ जाओ। साहिल घर पहुंचता है। दोनों चाकू निकाले जाते हैं। मुस्कान साहिल से कह रही थी कि तुम मारो। साहिल अंधविश्वासी प्रेमी है। वह कहता है, नहीं, अपने पति का वध तुम करोगे। पहला वार, पहला खंजर इसके सीने में तुम उतारोगी। मुस्कान की हिम्मत जवाब दे जाती है, लेकिन वो कहता है, तुम ऐसा करोगी। वह मुस्कान के हाथ में खंजर देता है, चाकू उसके सीने के करीब ले जाता है। मुस्कान खंजर को पकड़े हुए। उसके बाद अचानक साहिल हाथ पर ज़ोर से अपना हाथ मारता है, फिर खंजर सीने के अंदर उतर जाता है। थोड़ी देर में सौरभ की मौत हो गई। मौत के बाद अंधविश्वासी प्रेमी साहिल उसकी दोनों हथेलियां काट देता है। काटने के बाद वो सर को धड़ से अलग करता है। 2 बैग पहले से खरीद कर रखे थे। एक बैग में सर और दोनों हथेलियां रखता है, एक बैग में धड़ रखता है। धड़ वाला हिस्सा बैग में डालकर मुस्कान के ही बेड के नीचे रख देता है, और जिसमें सर और हथेलियां थी उसे बैग में बंद कर साहिल रात के 3 बजे उसी बैग के साथ अपने घर चला जाता है, जो कि पड़ोस में था। इधर घर में मुस्कान अकेली इस कमरे में, जिस बेड के नीचे उसके पति का धड़ है। मुस्कान लेटने की, सोने की कोशिश कर रही थी। नींद नहीं आ रही थी, डर लग रहा था। वह साहिल को फ़ोन करती है कि मैं यहाँ अकेले नहीं रह पाऊँगी, मुझे डर लग रहा है। साहिल कहता है, मेरे घर आ जाओ, और रात को फिर साहिल के घर पहुँचती है। दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। अब सुबह वही बैग लेकर साहिल वापस घर आता है। उसके बाद मुस्कान से कहता है, तुम मार्केट से सीमेंट लेकर आओ।
वो जाती है, एक बोरी सीमेंट लेकर आती है, कहता है एक बोरी से कुछ नहीं होगा और लाओ। फिर वह दोबारा जाती है और सीमेंट लाती है। इसके बाद ड्रम पहले से ही घर में लेकर रखा हुआ था। उस ड्रम को लिटाते हैं। उसके अंदर जिस्म के 3 टुकड़े थे, सर, धड़ और दोनों हथेलियाँ। उनको डालते हैं। डालने के बाद सीमेंट का घोल बनाकर उसको फुल कर देते हैं। फुल करने के बाद 10 किलो ब्लीच लाते हैं। लाने के बाद पूरे घर की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद अब साजिश का पहला हिस्सा ख़त्म हो चुका था, अब दूसरे की बारी थी। 4 मार्च को दोनों कैब बुक करते हैं और उस कैब में बैठकर वहां से शिमला के लिए निकल जाते हैं। मुस्कान को मालूम था कि सौरभ के घर वालों को पता है कि वह लंदन से आया हुआ है और दोनों शिमला घूमने चले गए, क्योंकि वह बहुत दिन बाद 2 साल के बाद आया था। सौरभ के कत्ल के बाद उसका मोबाइल अब मुस्कान के कब्जे में था। सौरभ के मोबाइल से सौरभ के भाई और बहन को मैसेज करती है कि मैं और मुस्कान शिमला जा रहे हैं घूमने, वहाँ से मनाली जाएंगे और वहाँ से कसौल साई जाएंगे। उधर से भाई बहन के रिप्लाई भी आ रहे थे। अब ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच होली आ जाती है। बहन भाई दोनों मैसेज करते थे, लेकिन मैसेज के रिप्लाई करती थी और फ़ोन नहीं उठाती थी। फ़ोन उठाती तो पकड़ी जाती, सिर्फ मैसेज से रिप्लाई कर देती थी। वहाँ ये घूम रहे थे। 14 दिन बीत गए। 18 मार्च की तारीख आ गई। 84,000 रुपये थे जो मुस्कान घर से लेकर निकली थी। कुछ पैसे साहिल के पास थे, वह सब ख़त्म हो गए। अकाउंट से पैसे निकालने में उससे मुश्किल हो रही थी, पता ही नहीं था कैसे निकाले। 18 मार्च को उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। मुस्कान ने उनसे कहा कि माँ, ये बताओ कि सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालें। सौरभ तो तुम्हारे साथ है, सौरभ से मांग लो, सौरभ से पूछो कैसे निकालना है। तब मुस्कान के मुंह से निकल गया कि सौरभ तो है ही नहीं, वो तो मर चुका है। माँ घबरा गई। यह बात वह छुपा सकती थी, लेकिन उसे लगा कि गड़बड़ है, क्योंकि वह होली पर भी नहीं आई, बेटी को भी यहाँ छोड़ कर गई थी और डिवोर्स के बारे में भी उन्हें मालूम था कि यह गड़बड़ चल रहा है। मुस्कान की माँ पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बता देती है। इसी बीच 18 मार्च को मुस्कान साहिल के साथ घर लौट आई। इधर घर लौटती है, उधर पुलिस आती है। घर के अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर एक ड्रम था। ड्रम इतना भारी था कि पुलिस को शक होता है। तब तक यह सारी बातें सुनकर सौरभ का भाई भी वहां पहुंच चुका था। इन दोनों से पूछताछ होती है। ड्रम को तोड़ने की कोशिश होती है, खोलने की कोशिश हो। फिर पुलिस वाले एक टेम्पो बुलाते हैं। टेम्पो बुलाकर उस ड्रम को उस टेम्पो में रखते हैं पोस्टमार्टम के लिए, ताकि पहले ड्रम खुले। फिर मैकेनिक को बुलाते हैं। मैकेनिक ड्रम को काटता है, फिर पत्थरों को तोड़ता है, क्योंकि वह सीमेंट के घोल से बिल्कुल सख्त हो चुका था। और फिर अंदर से लाश के टुकड़े मिलते हैं, 2 हथेलियाँ, एक सर और एक धड़। जब यह सारी चीज़ें सामने आ गईं तो फिर मुस्कान ने और साहिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। साहिल का कहना था उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुस्कान को वो पसंद करता था और मुस्कान को उसकी माँ भी पसंद करती थी। वो माँ जो दुनिया में नहीं थी। वो दिमाग के तौर पर सोचता था कि मेरी माँ मुझसे बात करती है, और उसको भड़काने में उससे मुस्कान का भी हाथ था, जो उसको चैट करके यह बताती थी उसकी माँ बनकर, ये लड़की अच्छी है, तुम्हें खुश रखेगी। और वह अंधविश्वासी साहिल इन सारी चीज़ों में आ गया और उसे लगा कि बस ज़िंदगी यही है, इसी से शादी करेंगे। तो इसलिए उसने सीधे सीधे कहा कि वो करेगा। और वो अंधविश्वासी था, तो उसे लगा कि अगर पत्नी मारेगी तो ये सारी चीज़ नॉर्मल हो जाएंगी। दोनों हथेलियाँ भी इसलिए काटा कि इसके हिसाब से दोनों हथेलियों को काटने से जो किस्मत की लकीरें हैं, वो सारी चीज़ें जो बाद में शराब पाप बन सकती है, वह भी नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें उसने किया। लेकिन इस कहानी का क्लाइमैक्स जानते हैं क्या है? जब पुलिस ने पूछताछ की तो जुर्म तो कबूल कर लिया दोनों ने। मुस्कान से पूछा कि तुम्हारा पति तुमसे डिवोर्स लेना चाहता था, तुम आसानी से उससे तलाक ले सकती थी और तलाक लेकर तुम आसानी से साहिल के साथ शादी कर सकती।
मुस्कान ने कहा, मैं साहिल से कभी शादी नहीं करना चाहती थी और ना कभी करती, बस एक साथी के तौर पर मुझे पसंद था और मैं उसके साथ अच्छा वक्त गुजार रही थी। साहिल से पूछा गया, तुमने ये कत्ल क्यों किया? उसने कहा, अगर सौरभ रहता तो फिर उसकी ज़िंदगी नर्क रहती, क्योंकि वह मुस्कान से शादी करना चाहता था। अभी भी शायद साहिल को यह सच्चाई नहीं मालूम थी कि जिस मुस्कान की वजह से उसने उसके पति का कत्ल किया और करवाया, जिससे शादी करने के लिए वो मुस्कान कभी उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अब सोचे कि अगर ये राज का पर्दाफाश न होता, ये सच्चाई बाहर न आती, कुछ दिन बीत जाते और फिर साहिल अगर मुस्कान पर शादी के लिए दबाव डालता है तो क्या इस कहानी का पार्ट 3 शुरू नहीं होता? क्योंकि पार्ट 3 मैंने इसलिए कहा, पहली शादी लव मैरिज जो मुस्कान सौरभ की, दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्यार हुआ, घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर शादी की। लव मैरिज के बाद मुस्कान को फिर लव हुआ, तो जब ये सच्चाई साहिल को पता चलती इसके बाद कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, फिर एक क्राइम होना तय था। लेकिन उससे पहले इस कत्ल का राज फाश हो गया। क्या क्या दिमाग लगाया और क्या कुछ किया और दोनों को क्या मिला? ज़िंदगी भर की सलाखें और उस मासूम बच्चे का क्या जो सौरभ और मुस्कान की थी। बाप का साया माँ ने छीन लिया, माँ कानून की गुनहगार बन गई, चार दीवारी के पीछे उम्र गुजरेगी और वो बेटी यतीम हो गई एक झटके में। लेकिन काश क्राइम करने से पहले अगर हर कोई ये सोच ले, क्राइम पारा अचानक गिर जाएगा। लेकिन सोचेगा कौन? जी